स्टूडेंट्स, हम लोग चालू कर रहे हैं आज के लेक्चर में एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप बाय इंटीग्रेशन प्रोसेस, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप है, उनके एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पहले से पता होगा, बट हम उसको निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन प्रोसेस से। ये प्रोसेस आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से हम निकालेंगे ये फॉर्मूला, वो इंपॉर्टेंट है। उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन और बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होंगे और टफ न्यूमेरिकल्स होंगे, उनमें ये बड़ा हेल्प करने वाला है आपको, है ना बच्चों। तो इसलिए ये प्रोसेस बड़ी ध्यान से देखें, है ना। एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले पे यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, हमारा हमारा प्रोसेस पे कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो है, आपसे बोला गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। अब ऐसा है नहीं बच्चों कि आपको नहीं आता इसका, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बना लेता हूं, तो ये बच्चों आपका क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी है बच्चों, एल, और इसकी विड्थ जो है वो कितनी मान लेते हैं अपन, बी। तो आपको एरिया वैसे पता है इसका कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेकिन लेंथ इंटू ब्रेथ हम निकालना चाहते हैं इंटीग्रेशन प्रोसेस, प्रोसेस हमारे लिए मायने रखती है ना। तो देखिए कैसे हम प्रोसेस करते हैं और इसका एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको एक काम करो, ये जो एक विड्थ है इसको आप वाई एक्सिस की तरह ट्रीट कर लो, और जो इसकी लेंथ है उसको एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट कर लो, है ना बच्चों। अब ये हमें पूरा एरिया निकालना है, ये रेक्टेंगल का जो भी एरिया है। अब हमने देखा हुआ है कि एरिया कैसे निकालते हैं, पहले स्मॉल अमाउंट का एलिमेंटल एरिया निकाले, है ना। तो हम क्या करेंगे, y से x दूरी पे चले जाएंगे और x दूरी पर जाकर, x दूरी पे जाकर हम एक बहुत पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे। जब भी इस टाइप का शेप आएगा तो आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन प्रोसेस करना है। x पे जाकर बहुत पतली सी स्ट्रिप dx ले लो, और इस x पर आपकी लेंथ कितनी है बच्चों, इस पतली सी स्ट्रिप का जो एलिमेंटल एरिया है वो मान लो dA है। इस पतली सी स्ट्रिप का जो एलिमेंटल एरिया है वो मान लीजिए dA है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप दैट इज dA। तो dA कितना लिखोगे बच्चों, जो छोटा सा एरिया है, तो छोटा सा एरिया dA हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, b के बराबर। ये वाली वैल्यू तो b है ना, लेंथ वाली, ये तो b है। तो b इंटू इसकी विड्थ, तो इस छोटे से स्ट्रिप की जो विड्थ है वो dx के बराबर है। तो ये हो जाएगा b इंटू dx। अब हमें तो टोटल एरिया चाहिए था भाई, तो हमें दोनों साइड क्या करना चाहिए, टोटल एरिया के लिए इंटीग्रेशन। x की कहां से कहां तक की वैल्यूज के लिए हमें इंटीग्रेट करना चाहिए। x बेटा देखो, ये लेंथ जो है ये 0 से चालू होके x की वैल्यू कहां तक गई है, l लेंथ तक। x 0 से चालू होने के लिए, मतलब यहां से स्ट्रिप चालू हुई है, 0 से ऐसे चलते 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 इन सारी स्ट्रिप्स का एरिया ऐड करोगे, कहां तक ऐड करना है आपको, l लेंथ तक। तब आपको टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मिलेगा। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से l, 0 टू l। अब देखो इंटीग्रेशन करोगे तो ये स्मॉल एरिया से टोटल एरिया आ जाएगा, जो रेक्टेंगल का एरिया है a इज इक्वल्स टू b dx। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जब आप 0 से l के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हो, तब आपका जो b है वो कांस्टेंट है। हर पॉइंट पे b की वैल्यू b है, या y की वैल्यू b है हर पॉइंट पे। तो b कैसा है बच्चों, b तो कांस्टेंट है। तो b को अगर हम कांस्टेंट मान लें तो b बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से। और इंटीग्रल 0 टू l क्या बचेगा बच्चों, dx। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आता है। क्या होगा बच्चों इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x होता है, और आप लिमिट लगाओ 0 टू l। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, b, l की x या अपर लिमिट l माइनस x या लोअर लिमिट 0। तो यहाँ पे l बचा, तो ये हो जाएगा l इंटू बी। तो देखो यही फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये हमने इंटीग्रेशन से प्रूफ कर दिया कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। बट फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है। जब भी आपको इस टाइप का शेप आएगा तो x पे जाकर आपको dx का एलिमेंट लेना पड़ेगा और फिर उसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा। और उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया निकालते हैं बाय इंटीग्रेशन प्रोसेस, है ना।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जगह पे यूज होने वाला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आएगा, फिर आगे चलकर आपका सेंटर ऑफ मास में आएगा, फिर आगे चलकर ग्रेविटेशन में आएगा, फिर 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट्स में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में आता है ना। तो काफी जगह आने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से देख लें। ये है एरिया ऑफ द सर्कल, ये प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, उसको ध्यान में रखें। तो एरिया ऑफ सर्कल भी ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूला नहीं जानते हो बच्चों, है ना। फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर्कल का एरिया क्या होता है, लेकिन प्रोसेस आप समझें कि उसका एरिया इंटीग्रेशन से कैसे निकालेंगे ना। प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो देखो, आपको पता है कि एक सर्कल होता है, सर्कल का एक सेंटर होता है, और पेरिफेरी में जो डिस्टेंस होती है, जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, उसको हम रेडियस बोलते हैं ना। ये सब तो आपको पता ही है। और हमें सर्कल का एरिया निकालना है बाय इंटीग्रेशन प्रोसेस, है ना। ऐसे तो हमें फॉर्मूला याद है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हम जल्दी से निकाल देते हैं, ठीक। तो देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हमें एलिमेंटल एरिया निकालना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया आएगा। यही सीखा है हमने, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया, जब ऐसे सर्कुलर चीजें आएंगी, सर्कुलर चीजें, तो अब आप एक्स और वाई में मत जाओ, नहीं तो उससे निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स में भी वेरी कर रहा है, वाई में भी वेरी कर रहा है। तो आपको फिर दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो हम सीखा नहीं है, हम डबल इंटीग्रेशन करना नहीं जानते हैं ना। इसलिए इसको सिंगल इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करा करो, यहां से एक्स पे जाकर, सेंटर से एक्स पे जाकर आप dx विड्थ की एक छोटी सी रिंग ले लो, पतली सी रिंग, ऐसा देखो। एक्स पे जाके आपने dx विड्थ की एक रिंग ले ली, रिंग, पतली सी रिंग ले ली, पतली सी रिंग। और इस छोटी सी रिंग का जो आपका एरिया है, छोटी सी पतली सी रिंग का जो एरिया है, वो एलिमेंटल एरिया हो गया dA, ठीक है बच्चों। यहाँ पे x पे जाके आपने dx विड्थ की एक रिंग ले ली, रिंग। और ये रिंग का जो शेडेड रीजन है, ये एरिया है, एलिमेंटल एरिया है, एलिमेंट का एरिया है, उसको हमने क्या बोल दिया बच्चों, स्मॉल अमाउंट का एरिया dA। अब ये dA कैसे निकालोगे बच्चों, ये एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया dA कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बताता हूँ इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, ये dA कैसे निकालेंगे। ये जो छोटा सा एरिया है dA, एलिमेंटल स्ट्रिप का जो एरिया है, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हम बाहर निकाल के रखते हैं। देखो, अगर आप ये स्ट्रिप को बाहर निकालोगे तो ये स्ट्रिप आपको ऐसे दिखाई देगी, पतली सी। उसको काट के बाहर निकाल लो, है ना। तो ये स्ट्रिप है जो शेडेड रीजन है, और हमें इसी का एरिया चाहिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहां से आप इसको कट करो स्ट्रिप को, और ऐसे कट करके इसको ऐसे फैला दो, ऐसे कट करके इसको ऐसे फैला दो। ये dx कैसा है बच्चों, ये जो dx विड्थ है ये बहुत छोटा है, ये जो dx विड्थ है ये बहुत छोटी है, टेंडिंग टू जीरो। मैं आपको बता चुका हूं, जब d का यूज करते हैं तो ये विड्थ टेंडिंग टू जीरो होती है, बहुत पतली, बहुत पतली। मतलब इस पूरी स्ट्रिप में, इस पूरे रीजन में आप जो रेडियस है वो x मान सकते हो। कितनी मान सकते हो बच्चों, dx इतना पतला है कि इसके पूरे स्ट्रिप को, पूरे रीजन को आप जो रेडियस है वो कितना मान सकते हो बच्चों, x रेडियस मान सकते हो। तो आप एक काम करो, इस स्ट्रिप को यहां से कट करो और इसको ऐसे फैला दो, स्ट्रेट लाइन में फैला दो। तो देखो ये स्ट्रिप ऐसी मिलेगी आपको। देखो, समझ में आ रहा होगा मेरी शायद बात, है ना। मैं आपको समझाने के लिए इसको बहुत मोटा बना रहा हूं, लेकिन ये बहुत पतला है, टेंडिंग टू जीरो। तो देखो, ये जो आपका विड्थ है, जो इसको काट कर आपने ऐसे फैला दिया स्ट्रेट लाइन में, इसकी विड्थ कितनी है बच्चों, dx। और मुझे एक बात बताओ, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। तो जब इसको काट के आप फैला दोगे तो इसकी लेंथ इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा बच्चों, x रेडियस वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई x। और ये dx इतना छोटा है कि पूरे की लेंथ आपका 2 पाई x है। तो देखो, जब आपने इस एलिमेंटल स्ट्रिप को काट कर फैला दिया तो आपका जो लेंथ आया वो 2 पाई x आया, और विड्थ आई dx। तो इसका छोटा सा एरिया dA, स्मॉलर अमाउंट का एरिया, जो ये शेडेड रीजन है, इसको आप लेंथ इंटू ब्रेथ से निकाल सकते हो। तो लेंथ हो गई 2 पाई x और विड्थ हो गई dx। तो 2 पाई x dx इज द एलिमेंटल एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, यानी कि इसका जो इस सर्कल में बना हुआ है। तो हम यहां पर लिख लेंगे उसको। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ एलिमेंटल, एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, स्ट्रिप इज dA इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 2 पाई x dx, 2 पाई x dx, है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब सोचो ऐसी कितनी रिंग्स हैं
देखो x इज इक्वल टू 0 से चालू होकर ऐसे रिंग बढ़ती जाएगी 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 बढ़ती जाएगी, ऐसे सभी 0 से लेकर r रेडियस तक के रिंग का अगर हम स्मॉल एरिया जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं तो ऐसे अनंत एरिया जोड़ दें तो आपको किसका एरिया मिल जाएगा बच्चों? सर्कल का। भाई ऐसी रिंग कितनी रिंग रखी हुई है इस पूरे सर्कल में dx विड्थ की? इनफिनाइट। आप ऐसे रिंग जीरो से लेकर कितने रेडियस तक ले जाओ, कैपिटल आर रेडियस तक ले जाओ, तो उन सबका एरिया, इनफिनाइट रिंग्स का एरिया अगर आप ऐड करोगे डीए 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 तो आपको टोटल एरिया ऑफ द सर्कल मिल जाएगा। और इनफिनाइट चीजों को जोड़ने का तरीका क्या है? इंटीग्रेशन। ये हमें मैथ्स ने टोल दिया है। तो कुल मिला के हमें एरिया ऑफ द सर्कल निकालने के लिए इस रिंग के एलिमेंटल एरिया का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? ऐसी रिंग कहां से कहां रखी हुई है जो एरिया बना रही है सर्कल का? तो 0 रेडियस की रिंग से लेकर कहां तक की रेडियस की रिंग? r रेडियस की रिंग तक। तब ये पूरा कंप्लीट एरिया बनेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं 0 टू r। तो देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dA गिव्स यू द एरिया ऑफ द सर्कल एंड 2 पाई इज कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन बिकम्स 0 टू r ऑफ x इनटू dx। अब आप x dx का इंटीग्रेशन तो बहुत अच्छे से जानते हो भाई, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, है ना? तो वो तो हम अभी सीख के ही आए हैं कि एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, तो 2 हम बाहर ले लेते हैं बच्चों। 0 टू r होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, 2 बाहर ले लिया तो 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा पाई और r, पहले अपर लिमिट डालो तो r स्क्वायर माइनस फिर लोअर लिमिट डालो तो 0, तो एरिया ऑफ द सर्कल बिकम्स पाई r स्क्वायर। और देखो आपने यही फॉर्मूला रटा हुआ है इतने सालों से कि सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों? पाई r स्क्वायर। और देखो ये प्रोसेस से हम समझ में आए। तो अब आप कभी भी फिजिक्स में ऐसे सर्कल को तोड़ने की बात आएगी तो सर्कल को तोड़ने का तरीका है x पे जाके dx की विड्थ का रिंग मानना, x पे जाके dx विड्थ की रिंग मानना। वैसे रेक्टेंगल को तोड़ने का तरीका है x पे जाके dx विड्थ की स्ट्रिप मानना। तो ये तरीके आप सीखो, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स में बहुत जगह आपको काम आने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, हमने दो ज्योमेट्रिकल शेप्स के इंटीग्रेशन के थ्रू एरिया कैसे निकाले वो हमने देख लिए है ना। अब हम थर्ड शेप का एरिया निकालेंगे, देखें कैसे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं थर्ड वन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया। अब ऐसा नहीं है कि आप इसका फॉर्मूला नहीं जानते हो, स्फीयर का सरफेस एरिया आपको पता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन हम फिर से प्रोसेस देखना चाहते हैं कि इंटीग्रेशन से कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, है ना। तो देखें बच्चों, यहाँ पे हम स्फीयर बना लेते हैं। ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस ऑब्वियस सी बात है कि r है ना। तो इसका सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर प्रूफ करना है कि 4 पाई r स्क्वायर होता है बाय इंटीग्रेशन प्रोसेस। तो अब आपको ऐसे स्ट्रक्चर आएगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो उसको कैसे तोड़ेंगे तो देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ। तो ये वर्टिकल लाइन मान लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मान लेते हैं ना। हालांकि हमें एक्स और वाई एक्सिस नहीं लेना है, नहीं तो फिर से डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डबल इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते हैं हम, तो सिंगल इंटीग्रेशन में सॉल्व करना चाहते हैं। तो अब इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है? जब स्फीयर आता है, देखो रेक्टेंगल आया था तो उसको तोड़ने का तरीका था एक्स पे जाके डीएक्स की स्ट्रिप माना। फिर सर्कल आया था तो उसको तोड़ने का तरीका था कि एक्स पे जाके डीएक्स विड्थ की रिंग मान लो। अब जब स्फीयर आएगा तो आप उसको ऐसे करना है, एंगल में करना पड़ेगा आपको। सरफेस एरिया के लिए आपको थीटा पे जाकर, है ना बच्चों, ये बेस लाइन है, यहां से थीटा पे जाकर आपको ऐसी स्ट्रिप माननी पड़ेगी, पतली सी स्ट्रिप, बहुत पतली सी स्ट्रिप, जिसका एंगल डी थीटा होगा। ये एंगल डी थीटा है, मतलब मैंने एक पतली सी विड्थ की स्ट्रिप मानी जो थीटा पे जाके डी थीटा के एंगल का विड्थ बना रहा है। ये एक बहुत पतली सी विड्थ है। अब आप ध्यान से देखो तो ये पूरे चारों तरफ है, मतलब स्फीयर के पीछे से भी है, ये स्ट्रिप आगे से जा रही है और पीछे से भी आ रही है। मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन अगर आप इसका टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में आपको ये ऐसे दिखाई देगा, ये पूरा सर्कल होगा। ये आधा सर्कल नहीं बना है, ये जो रिंग बनाई है आपने, ये पूरे सर्कल की रिंग है बच्चों। ये एरिया है शेडेड रीजन वाला, है ना। वो सिर्फ आप आगे से देख रहे हो स्फीयर को, इसलिए वो आधी रिंग दिखाई दे रही है, लेकिन ये पूरी रिंग है। और ध्यान से देखो तो ये इसका रेडियस r है ना। तो ये जो रिंग है इसका रेडियस अलग है, स्फीयर का रेडियस r है, लेकिन ये जो रिंग बनी है उसका रेडियस अलग है,
उसका रेडियस आप चाहो तो निकाल भी सकते हो भाई। आप ध्यान से देखो तो उसका रेडियस कितना होगा बच्चों, अगर ये रेडियस आर है, मतलब मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे बना लूं तो ये ट्राइंगल बन गया आपका, और ये आपका रेडियस हो गया, जो स्मॉल आर बोल दो आप इसको, है ना, स्मॉल आर हमने बोल दिया इसको। और यहां से आप देखोगे तो ये स्मॉल आर और ये आपका रेडियस, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना हुआ है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा, तो ये वाला निकालना है। तो ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी थीटा है, तो यहां से रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी, आप कॉस थीटा लगाओ, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो आर अपॉन आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। रेडियस ऑफ ये जो रिंग है, पतली सी रिंग है जो चारों तरफ है स्फीयर के बनी हुई, जिसकी विड्थ थीटा पे जाके डी थीटा माना है आपने, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, आर की वैल्यू हो जाएगी आर कॉस थीटा, मतलब इस जो रिंग है इसकी रेडियस है आर कॉस थीटा, है ना। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, समझ में आई होगी, ठीक। अब इसमें देखो आप, ये आर कॉस थीटा तो है, लेकिन ये विड्थ कितनी है, विड्थ तो ये एंगल से पता चलेगा। तो आप ध्यान से देखो, ये जो एंगल बना है ना, ये छोटा सा एंगल डी थीटा, तो इसमें आप देखो ये भी रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है, और ये एंगल डी थीटा है और ये रेडियस आर है, तो ये आर्क लेंथ हो गई, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ लिखने का तरीका क्या, अगर रेडियस पता है ये एल है, तो आपको पता है डी थीटा कैन बी रिटन एज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये तो एंगल का वो था बच्चों, बेसिक डेफिनेशन। तो यहां से आर्क लेंथ, जो ये आर्क लेंथ है और जो विड्थ है इसकी, भाई ये आर्क लेंथ ही तो विड्थ है किसकी, इस रिंग की, तो इसकी विड्थ हो जाएगी आर्क लेंथ के बराबर, डेट इज आपका कितना बच्चों, आर को इधर ले जाओ तो ये आर डी थीटा, मतलब ये जो विड्थ है ये आपकी आर डी थीटा है, विड्थ जो है वो आर डी थीटा है। आई होप आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा, है ना। अब क्या करना है बच्चों, तो आप ध्यान से देखो, तो मुझे इसका एलिमेंटल एरिया चाहिए, ये जो आपने पतली सी स्ट्रिप बनाई है स्फीयर पर, इसका मुझे एलिमेंटल एरिया चाहिए, तभी तो मैं इंटीग्रेट करके पूरा एरिया निकाल पाऊंगा। तो एलिमेंटल एरिया के लिए मुझे डीए चाहिए, तो डीए के लिए क्या करो, फिर से वही बात कि इस रिंग को यहां से कट करो और इसको फैला दो। इसको कट करके जब आप इसको फैला दोगे तो आपको ये दिखाई देगा इस तरीके से, इस रिंग को कट करके फैला दो तो इसकी जो विड्थ होगी वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर, और इसका रेडियस है आर कॉस थीटा, तो 2 पाई आर हो जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा। और विड्थ कितनी हो जाएगी बच्चों, तो विड्थ देखो आर डी थीटा, वो मैंने अभी बताया आपको कैसे निकालना है, आर डी थीटा, है ना, तो विड्थ आर डी थीटा है। अब जो स्मॉल अमाउंट का एरिया है, ये जो शेडेड रीजन है, तो अब इसको जब आपने काट के फैला दिया तो ये रेक्टेंगल बन गया। अब तो आप स्मॉल अमाउंट का एरिया लिख सकते हो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ एलिमेंटल, एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग। तो एलिमेंटल रिंग का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा बच्चों, डीए इज इक्वल्स टू 2 पाई आर कॉस थीटा, ये टोटल लेंथ है, इनटू आर डी थीटा, ये इसकी विड्थ है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, है ना बच्चों। अब हमें टोटल एरिया चाहिए तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमने दोनों साइड इंटीग्रेट किया, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है बच्चों, तो 2 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और आपका कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा। अब लिमिट लगानी पड़ेगी कि ये जो रिंग्स हैं ये कहां से कहां तक है, तो आप ध्यान से देखो, तो ये रिंग्स पूरी यहां से आई है बच्चों, देखो आप नीचे से, यहां से ये रिंग चालू हुई है, ऐसे 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 बढ़ते 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 बढ़ते, ऐसी पूरी रिंग्स ऐसे ऊपर जाके टॉप वाले पॉइंट पर, तो ये सारी रिंग्स मिलकर एक स्फीयर का एरिया बना लेंगे। ऐसी छोटी 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 इन्फिनाइट रिंग्स मिलकर पूरा का पूरा सरफेस किसका बना लोगे बच्चों, किस पूरा का पूरा सरफेस किसका बना लेंगे, स्फीयर का एरिया बना लेंगे, है ना। आई होप आपको क्लियर है। तो ऐसी पूरी रिंग्स का इंटीग्रेशन, इन्फिनाइट रिंग्स का इंटीग्रेशन करना है, तो कहां से कहां करना है, बॉटम वाली रिंग से लेकर टॉप मोस्ट वाली रिंग तक, बॉटम वाली रिंग से लेकर टॉप मोस्ट वाली रिंग तक। तो बॉटम वाली जो रिंग है बच्चों छोटी सी, वो नीचे की तरफ है, तो ये जो हमारी बेस लाइन है इससे एंगल बताना पड़ेगा, तो ये एंगल पाई/2 एंगल के फॉर्म में चल रहा है ना बच्चों, थीटा है, तो हमें एंगुलर क्या बताना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी। तो नीचे की जो छोटी सी रिंग है जहां से स्टार्ट करना है वो नीचे पाई/2 है, और ऊपर वाली रिंग तक अगर हमें जाना है तो ये भी कितना एंगल जाना पड़ेगा बच्चों, इस बेस लाइन से
देखो ये आपकी बेस लाइन है हॉरिजॉन्टल वाली, तो ऊपर वाली रिंग तक जाना है तो ये एंगल भी पाई बाई 2 है, और नीचे वाली रिंग तक पहुंचना है तो ये एंगल भी पाई बाई 2 है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है बच्चों, जो आपकी लिमिट है वो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 नहीं होगी, वो लिमिट होगी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब माइनस क्यों आ गया, तो ध्यान से देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार काम में आएगा। आप यहाँ पे देखें तो ये एंगल आपने कैसे, जब ये रिंग के लिए आपने नापा था तो ये एंगल आप कैसे चले थे, बेस से। आप ये एंगल चल रहे थे बच्चों बेस से एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो आप कैसे रोटेट करोगे एंगल के लिए, ये बेस तो यही रहना है। तो जब ऊपर जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, और जब नीचे जा रहे हो तो बेस से क्लॉकवाइज जा रहे हो। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन में चेंज आ गया। तो आपको एक एंगल नेगेटिव में लेना पड़ेगा और एक एंगल पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। तो आपने एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लिया तो प्लस पाई बाई 2 तक गए, और कहां से शुरू करना है, बॉटम से। तो बॉटम का एंगल आपका क्या था बच्चों, पाई बाई 2, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, माइनस पाई बाई 2। तो हमारी लिमिट जो हुई वो हुई इसके लिए माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, है ना बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आएगा वो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का डिफरेंस इंटीग्रेशन, बच्चों आप जानते हो साइन थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है। तो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक की लिमिट लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आप लिमिट पुट करो तो आपको मिलेगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2। ठीक बच्चों, ऐसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर, है ना। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, है ना। साइन पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस साइन माइनस पाई बाई 2 लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2। लेकिन हम जानते हैं बच्चों साइन माइनस थीटा, है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन माइनस थीटा को माइनस, मैं फिर से यहां लिख देता हूं, साइन माइनस थीटा को आप माइनस साइन थीटा लिख सकते हो। तो देखो साइन माइनस पाई बाई 2 को माइनस साइन पाई बाई 2 लिख सकते हो, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 2। और आप जानते हो भाई साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, प्लस साइन पाई बाई 2 कितना होता है बच्चों 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो सरफेस एरिया 2 इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो यही फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस आपको समझ में आई होगी कि जब भी हम सरफेस एरिया तोड़ेंगे स्फीयर का तो थीटा पे जाके डी थीटा की रिंग मानेंगे, थीटा पे जाकर डी थीटा विड्थ की रिंग मानेंगे, है ना बच्चों। तो ऐसे अब सवाल आएंगे, डेरिवेशन आएंगे, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर के एरियाज की बात कर ली है ना, इंटीग्रेशन प्रोसेस कैसे लगाया जाता है। अब हम 4th स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं और हम अब वॉल्यूम को डराइव करेंगे, देखें। तो 4th आप लोग हेडिंग डाल लें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाए तो फिर आपको स्फीयर को कैसे तोड़ना चाहिए, है ना, वो देखते हैं। तो यहाँ पे स्फीयर बना लेते हैं और अब हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करना है। फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा स्फीयर के वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना बच्चों। तो ये इसका सेंटर, और आप जैसा कि जानते हैं कि इसका रेडियस तो आर ही होने वाला है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो यार देखो आप, अब यहाँ पे आप ध्यान से समझें कि अब हमें वॉल्यूम चाहिए। अभी देखो बच्चों, जो हमने एरिया निकाले तो उसको हमने ऐसे तोड़ा था कि हमें एलिमेंटल एरिया मिले। अब हमें वॉल्यूम चाहिए तो हमें इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा कि हमें एलिमेंटल वॉल्यूम मिले, तभी तो इंटीग्रेशन करके टोटल वॉल्यूम मिलेगा। यानी कि अब हमें एरिया में नहीं तोड़ना है इसको, अब इसको वॉल्यूम में तोड़ना है, एलिमेंटल वॉल्यूम में, है ना। इसलिए अभी तक हम लोग स्ट्रिप मान रहे थे या रिंग का स्ट्रिप मान रहे थे ताकि हमें एरिया मिल पाए। लेकिन क्योंकि अब हम वॉल्यूम का पोर्शन आ गया है तो अब हम वॉल्यूम के लिए एलिमेंटल वॉल्यूम मानेंगे, है ना बच्चों। अब कैसे, ध्यान से देखो। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो आप तो क्या करो, वॉल्यूम के लिए हम x पे जाकर
है ना बच्चों। यहाँ पर इस पॉइंट से सेंटर से ऊपर की तरफ x पे जाकर dx विड्थ की, x पे जाके dx विड्थ की, x पे जाके dx विड्थ की एक डिस्क मान लेते हैं, डिस्क। देखो जब मैं इसको काट कर, आप ऐसे इसको कट करो स्लाइस में और इस स्लाइस को बाहर निकालो स्फीयर के, तो ये स्लाइस आपको ऐसे दिखाई देगी। देखना बच्चों, मैं नीचे बना रहा हूं, वो जो डिस्क है ना, स्लाइस आप काट कर जब नीचे निकालोगे तो ये स्लाइस ऐसे दिखाई देगी। ये इसकी जो विड्थ है वो dx हो जाएगी, और ये पूरी एक डिस्क है, डिस्क जिसकी विड्थ, ये डिस्क निकलेगी आपकी, है ना। और जिसकी विड्थ कितनी होगी बच्चों, dx विड्थ होगी, है ना। तो ऐसे स्लाइस काटना है ताकि हम, तो बच्चों आपने क्या किया कि यहाँ पे x पे जाके dx की विड्थ की एक डिस्क काट ली, डिस्क निकाल ली। अब हम यहाँ पर रिंग नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें सरफेस एरिया नहीं चाहिए, हमें डिस्क चाहिए, डिस्क, ताकि हम एलिमेंटल वॉल्यूम निकाल सकें और उससे फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकाल सके, है ना। तो हमने डिस्क काटी हुई है। अब ये डिस्क की एक छोटी सी वॉल्यूम होगी dv, तो ये वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाली, ये दूरी x हो गई बच्चों, है ना। तो ये जो है, ये जो आप एंड पे ले जाओगे तो ये तो रेडियस हो गया आपका कैपिटल R, तो ये हम कैपिटल R मान लेते हैं। और ये जो आपने डिस्क काटा है बच्चों, तो इस डिस्क की भी रेडियस होगी, तो इस डिस्क की रेडियस को हम स्मॉल r मान लेते हैं, है ना। मतलब मैं यहाँ पे बना देता हूं कि यहाँ पर ये जो है डिस्क का रेडियस वो स्मॉल r मान लिया आपने, है ना। तो बच्चों अब हमें इसका एलिमेंटल वॉल्यूम dv निकालना है, कितना है ना। आपने डिस्क जो वॉल्यूम मतलब स्फीयर से जो काटा हुआ है तो इस टाइप का आपको मिल गया, और इसकी विड्थ dx है और रेडियस हमने स्मॉल r मान दिया है। ये आपका डिस्टेंस जो है ये रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया कैपिटल R, और आप x पे जाके dx विड्थ का आपने क्या काट लिया, डिस्क काट लिए, तो इसका एलिमेंटल वॉल्यूम dv होगा। तो इस डिस्क का वॉल्यूम क्या लिखेंगे बच्चों, तो आप ऐसा सोचो कि जो सिलेंडर है उसको आपने ऐसे पिचका दिया, बहुत पतला सिलेंडर बना दिया, तो वही तो है जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वही डिस्क का वॉल्यूम होगा। अगर हमें उस डिस्क की विड्थ पता है तो हम इसका वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल अमाउंट का वॉल्यूम dv। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल डिस्क, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल डिस्क इज dv इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, मतलब इस डिस्क का एरिया इनटू इसकी लेंथ जो विड्थ है dx, तो पाई आर स्क्वायर dx, है ना बच्चों। तो अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू, पाई तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, स्मॉल r स्क्वायर इंटू dx। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि जैसे ये डिस्क को आप बढ़ाओगे या डिस्क बदलोगे, अलग डिस्क पे जाओगे, तो आपका x भी चेंज हो रहा है और डिस्क की रेडियस भी चेंज हो रही है, मतलब रेडियस और x दोनों ही वेरिएबल है। तो हम जानते हैं कि दो वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, या तो आपको r को x के फॉर्म में लाना पड़ेगा या dx को dr के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो ये रिलेशन भी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, r और x में एक रिलेशन है, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये डिस्क का रेडियस r, स्फीयर का रेडियस कैपिटल R और ये x। तो इस ट्राइंगल को मैं बाहर बना लेता हूं, देखो बच्चों बाहर बनाएंगे तो ये ट्राइंगल ऐसा है, ये आपका किसका रेडियस हो गया, स्फीयर का, ये स्मॉल r किसका रेडियस हो गया, डिस्क का, और ये x सेंटर से x पे जाके dx की विड्थ मानी थी ना। तो यहां से इन तीनों में एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है बच्चों, देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, x स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो आप स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू को क्या लिख सकते हो बच्चों, कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो देखो ये रिलेशन मिल गया, तो आपका जो r है वो x के टर्म्स में आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम r स्क्वायर की जगह ये लिख लेते हैं वैल्यू, तो इसका वैल्यू लिख लेंगे पाई बच्चों इंटीग्रेशन कितना बचेगा, ये r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ब्रैकेट इनटू dx। और अब लिमिट लगा लो, अब तो x के फॉर्म में आ गया है, कैपिटल R स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट है बच्चों, है ना। तो लिमिट क्या हो जाएगी x की, अब x की लिमिट कहां से लेना है,
अब सोचो ऐसी कहां से कहां तक डिस्क है जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बनाएंगी। तो सबसे नीचे वाली डिस्क से लेकर ऐसे डिस्क डिस्क डिस्क, बहुत सारी डिस्क का छोटा 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 वॉल्यूम जुड़ता जाएगा और टॉप मोस्ट पॉइंट तक की डिस्क तक जाएगा। तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मिल जाएगा। तो जो सबसे नीचे वाला डिस्क है बॉटम पे, उसके लिए आपको सेंटर से नीचे की तरफ आना पड़ेगा। कितनी दूरी तक? आर दूरी तक, रेडियस ऑफ स्फीयर। और जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो सेंटर से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। कितनी दूरी तक? वो भी कैपिटल आर दूरी तक। तो मतलब आपकी लिमिट आर टू आर होगी। नहीं बच्चों, आर टू आर नहीं लेंगे, बॉटम से ऊपर तक जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है। जब आप बॉटम पे हो तो नीचे आ रहे हो आर के लिए, और जब आप टॉप पे हो तो सेंटर से ऊपर जा रहे हो, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट तो सेंटर है। तो एक बार नीचे आ रहे हो, एक बार ऊपर जा रहे हो, तो एक लिमिट में आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो मैं नीचे वाले पे माइनस ले लेता हूँ, ऊपर वाले पे प्लस ले लेता हूँ। तो इसकी लिमिट लगेगी माइनस आर टू आर, याद रखेंगे, लिमिट लगाएंगे माइनस आर टू आर। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा पाई। अब यहाँ पे कितना होगा बच्चों? तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लो, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट कर देता हूं। तो पहले आर स्क्वायर डी एक्स, तो आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन बच्चों x होगा, और यहाँ पे लिमिट लगेगी माइनस आर टू आर। फिर बीच में माइनस साइन, ये बीच में माइनस साइन है ना बच्चों। फिर एक्स स्क्वायर dx, तो एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, ये भी आपको पता है। और ये भी माइनस आर से आर, इसकी लिमिट लग जाएगी। तो ये ब्रैकेट क्लोज। तो टोटल वॉल्यूम अब इसको सॉल्व करना रह गया है। तो पाई, यहाँ पे देखो बच्चों, आर स्क्वायर ब्रैकेट में अपर लिमिट आर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो माइनस आर है बच्चों, है ना। तो माइनस आर लिख दिया, माइनस माइनस आर, और यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे होगा एक्स क्यूब, तो अपर लिमिट आर क्यूब बाई 3, है ना। और माइनस आर लिखोगे तो माइनस आर का क्यूब बच्चों माइनस आर क्यूब होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आर क्यूब बाई 3, है ना। ये ब्रैकेट क्लोज। और उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आर ये हो जाएगा 2r, आर प्लस आर हो जाएगा ना 2r, तो 2r इंटू आर स्क्वायर, तो 2r क्यूब हो जाएगा। माइनस यहाँ पे आप देखो तो ये नीचे 3 और ये 2 बाई 3 आर क्यूब है ना, मतलब 2r क्यूब बाई 3 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लो, तो नीचे एलसीएम 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6r क्यूब माइनस 2r क्यूब, और 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, तो 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। और बच्चों यही तो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला है स्फीयर का, जो आप इतने समय से पढ़ते आए हो। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना आया बच्चों? 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, है ना। तो याद रखिए, जब आप एक स्फीयर को वॉल्यूम के लिए तोड़ोगे तो एक्स पे जाके dx की विड्थ मानोगे, डिस्क मानोगे, है ना। तो वॉल्यूम के लिए तोड़ना है तो डिस्क मानो, और एरिया के लिए तोड़ना है तो रिंग मानो या फिर स्ट्रिप मानो, है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी और प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। तो देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट शेप की तरफ चलते हैं और उसका वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक। तो देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका फिफ्थ वन, वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। तो आपको पता है कोन कैसा होता है भाई, इस तरीके का शेप होता है ना कोन का। तो कोन तो सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग ने आइसक्रीम खाई हुई है अपने जीवन में कभी ना कभी, है ना। तो आप कोन का शेप तो जानते ही हो कैसा होता है, ठीक। इसमें भी आप देखो, ये कोन का वर्टेक्स है, नीचे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, ये सभी को पता है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रेडियस r है, ये हम मान लेते हैं। और ये वर्टेक्स से इसके बेस तक की जो हाइट है बच्चों, उसको हम h मान लेते हैं ना। कोन की हाइट भी होती है, और आपको शायद पता भी होगा कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, है ना। तो उसको अब हम प्रूफ करते हैं किससे, इंटीग्रेशन प्रोसेस से। तो वो प्रोसेस क्या है उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक। तो हमें वॉल्यूम डिराइव करना है बाय इंटीग्रेशन प्रोसेस, है ना बच्चों। तो देखें जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वॉल्यूम के लिए आपको डिस्क मानना चाहिए, तभी आप एलिमेंटल वॉल्यूम लिख पाएंगे और उसको इंटीग्रेट करके टोटल वॉल्यूम निकाल पाएंगे, ठीक। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये वर्टेक्स से नीचे आते हैं, नीचे x दूरी पे आकर
आप एक dx विड्थ का, नीचे x दूरी पे आके dx विड्थ का क्या मान लो बच्चों, डिस्क मान लो, है ना। और इस डिस्क की जो रेडियस है वो स्मॉल आर मान लो। इस डिस्क की जो रेडियस है बच्चों वो क्या मान लेते हैं अपन, स्मॉल आर। ठीक, तो अब यहां पर हम लोग नीचे बना लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बनाया है x पे आके dx की विड्थ, ये पूरी डिस्क है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वैसे। यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। जब आप इसको काट कर बाहर निकालोगे तो ये पूरी ऐसे डिस्क है, ये ऐसे डिस्क है ना बच्चों, डिस्क। और इस डिस्क की रेडियस आपने कितनी मान ली, स्मॉल आर, और इसकी विड्थ जो है बच्चों वो कितनी है, dx है ना। तो इस तरीके से सर्कल ही निकलेगा, डिस्क निकलेगी पूरी जब आप इसको काटोगे। ठीक, तो आई होप आपको ये बात तो अब समझ में आती है। अब आप ध्यान से देखो, ये आर ये एक्स है ना, ये हाइट है और ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस है, कैपिटल आर, है ना। तो अब यहाँ पे हम स्मॉल अमाउंट का वॉल्यूम लिख सकते हैं बच्चों। तो इस एलिमेंटल डिस्क का एलिमेंटल वॉल्यूम क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल डिस्क, तो डीवी। तो स्मॉल अमाउंट का वॉल्यूम वही पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू विड्थ डीएक्स। तो हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू डीएक्स, है ना बच्चों। अब हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए तो आप इंटीग्रेट कर दो तो पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर डीएक्स। लेकिन अभी भी यहाँ एक प्रॉब्लम है, जैसे पहले थी। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जैसे जैसे आप नीचे बढ़ोगे तो ये डिस्क का रेडियस भी बढ़ेगा और एक्स भी चेंज होगा। मतलब एक्स और आर दोनों वेरिएबल हैं, स्मॉल आर। तो एक्स और स्मॉल आर अगर दोनों वेरिएबल हैं तो वो एक ही इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं हो सकते। या तो आर को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो या एक्स को आर के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तभी आपका इंटीग्रेशन हो पाएगा बच्चों, है ना। तो देखो अब इनमें रिलेशन कैसे निकालें, तो एक रिलेशन है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये रिलेशन मैं यहाँ नीचे बना रहा हूं। देखो यहाँ पर ये पूरी हाइट h है ना बच्चों, ये आपका कैपिटल आर है और ये स्लांट हाइट है ये वाली, है ना, देख पा रहे होगे आप। तो आप नीचे x पे जाके जब dx माना था तो जो डिस्क माना था उस डिस्क की रेडियस ये डिस्क की रेडियस आर है बच्चों। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। इन दोनों ट्राइंगल को देखो जरा बच्चों, ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। कैसे ट्राइंगल है बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में आप जानते हो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो आप x अपॉन h कर लो, x अपॉन इस वाले ट्राइंगल की हाइट x है तो नीचे वाले ट्राइंगल की हाइट h है, h कैपिटल H, अपॉन बेस का रेशियो ले लो। तो इसका बेस स्मॉल r है और नीचे वाले बड़े ट्राइंगल का बेस कैपिटल R है। तो यहां से देखो तो आप स्मॉल r की वैल्यू मिल जाएगी, r को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा r अपॉन h इंटू एक्स। तो देखो r इन द टर्म्स ऑफ x आ गया। अब हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, ये पूरी वैल्यू को उठा के आप यहाँ पुट कर दो तो देखो बच्चों क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, पाई तो बाहर है ही, आर स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। और बच्चों रेडियस और हाइट भी कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर एक्स डीएक्स, एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब लिमिट लगा लो। अब देखो बच्चों ये डिस्क कहां से, टॉप से चलते 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 बॉटम मोस्ट पॉइंट तक की डिस्क। तो x की वैल्यू 0 से शुरू होकर h हाइट तक गया है, x की वैल्यू 0 से लेकर h तक की डिस्क को वॉल्यूम को जोड़ना है। तो हम इसकी लिमिट लगा देंगे 0 से कैपिटल H। अब इसको सॉल्व करो आप तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई हाइट का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो एक्स क्यूब बाई 3 और 0 से हाइट h तक। और आप जानते हो लिमिट लगाओगे तो ये h क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा ना। तो पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब बाई 3। तो h स्क्वायर और h ये कैंसल तो ऊपर एक h बचेगा और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच।
तो यही आपका वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है, ये तो आप जानते ही हो वैसे भी, है ना। तो देखो प्रूफ हो गया। तो कोन को कैसे तोड़ना है वॉल्यूम के लिए वो भी आपको समझ में आ गया। एक्स पे जाके dx की आपको डिस्क माननी पड़ेगी, है ना बच्चों। अब कई बार बच्चे मुझसे बोलते हैं सर आपने कोन का सरफेस एरिया नहीं निकलवाया, तो उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें फिजिक्स में कहीं भी ऐसा डेरिवेशन या न्यूमेरिकल नहीं बनता है जिसके लिए हमें सरफेस एरिया ऑफ द कोन को तोड़ना पड़े। हाँ, वॉल्यूम तोड़ने को आएगा कुछ डेरिवेशंस में, इसलिए मैंने सिर्फ आपको वॉल्यूम का कराया। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं जब मैंने स्टार्ट किया था ये सेक्शन कि ये इसमें मैं सिर्फ आपको वही चीजें बताऊंगा जो हमारे काम की चीज है, जो हमें फिजिक्स में काम आएंगी, न्यूमेरिकल्स में और डेरिवेशन में, है ना। तो ये सारे पांचों प्रोसेस आपको याद रखना है। इस तरीके की प्रोसेसेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। तो ऐसा मत सोचना कि मुझे फॉर्मूला पता था तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फॉर्मूला तो आपको याद है, फॉर्मूला मुझे भी याद था, फॉर्मूला सभी को याद होता है, लेकिन जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है, अप्रोच, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये अप्रोच आपको आगे चलकर बहुत काम आने वाली है ना। तो अगर आप अभी सीरियसली लोगे इसको तो आप इसका बेनिफिट बाद में आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, है ना। तो इसको घर पे जरूर एक दो बार प्रैक्टिस करें और इस पे अच्छे से कमांड कर लें, है ना। तो टफ न्यूमेरिकल्स और टफ डेरिवेशंस आपको बहुत आसान लगेंगे।